सुप्रभात दोस्तों, आपका अंश स्टडी डोर में स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। दोस्तों, हमें पता है कि भाषा की जो मूल इकाई होती है वो वर्ड होती है। क्या होती है? वर्ड। और ये वर्ड ही जब कई मिलते हैं, कई वर्णों के मिलने से एक शब्द बनता है। और जो शब्द होता है वह भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भाषा का मुख्य आधार कहलाते हैं ये शब्द। और शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से ही होता है। इसके बाद फिर शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। यहाँ उदाहरण में हम देखते हैं कि वर्ड जो है वह क, म और ल, ये तीन वर्ड जब मिले हैं व्यवस्थित क्रम में तो एक सार्थक शब्द की प्राप्ति हुई, कमल। और यह जो कमल शब्द है एक अर्थ को व्यतीत करता है। यहाँ पे एक शब्द का निर्माण हुआ, कमल। अब ये कमल को ही आधार बना के हम कई शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं। और ये वाक्य है, कमल का फूल भगवान को प्रिय है। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 शब्दों को मिला के एक वाक्य बना, जो कि भाषा का एक आधार वाक्य भी है। अब कई वाक्य जब मिल जाएंगे, कई वाक्य, तो ये कई वाक्य मिलकर एक विचार को जन्म देंगे। विचार बनेंगे। और जो ये विचार होंगे वो भाषा को जन्म देंगी। तो वर्ड शब्द जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और छोटी इकाई मतलब सबसे छोटी सार्थक इकाई कह सकते हैं, क्योंकि वर्ड जो होता है वह सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन सार्थक इकाई नहीं कही जा सकती। अगर इन्हीं वर्णों को हम सार्थक क्रम में न रखें तो यह सही क्रम में न होने के कारण यह शब्द जो है वह निरर्थक हो जाए। इसी कमल को यदि हम, यह जो कमल है, इसे सही क्रम में न रख के हम ल म क ऐसा कुछ लिखें तो यह सार्थक शब्द नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब उसका कुछ अर्थ होगा तभी वह सार्थक कहलाएगा। तब यह निरर्थक शब्द की श्रेणी में आ जाएगा। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और बिना अर्थ वाले शब्दों का भाषा में कोई स्थान नहीं है। जैसे फूल को ही हम लिख दें, क्या लिख दें? ल फू, तो ये इसका भी कोई अर्थ नहीं है, यह भी एक निरर्थक शब्द हो गया। भगवान को हम लिख दें अगर वान ग भ, तो ये क्या होगा? यह भी एक निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वर्णों के उपयुक्त क्रम न मिलने से भी ये क्या हो गए? निरर्थक सिद्ध हो गए। इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, कोई बात स्पष्ट नहीं समझ में आई। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है कि वर्णों के मेल से, भाषा नहीं, शब्द की परिभाषा क्या होती है? तो शब्द की जो है वह परिभाषा क्या होगी? तो शब्द की परिभाषा यहाँ यह होती है कि
वर्णों के मेल से बने, वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये हो गई हमारे शब्द की परिभाषा। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जा सकता है, क्योंकि जब से ये सृष्टि चली है उसमें कई आधार हुए हैं शब्दों के वर्गीकरण के। तो एक एक आधार को हम पहले सभी आधारों को देखते हैं। तो पहला है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका आता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़। इसके बाद फिर आता है नंबर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। 4 तो होते हैं, लेकिन एक कई भाषाओं के मेल से 5 हो जाते हैं। उसके बाद फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण होता है, जो कि कई होता है, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक इत्यादि कई भेद हो जाते हैं। और इसके बाद फिर चौथा नंबर है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द का भेद जो होता है वह होता है 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक विकारी शब्द आते हैं और दूसरे अविकारी शब्द आते हैं। उसके बाद फिर 5वां जो है वह प्रयोग के आधार पर भाषा का हम जब वर्गीकरण करते हैं तो वह 2 प्रकार से आता है। एक तो होता है सामान्य शब्द, जो कि बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, और दूसरा तकनीकी शब्द होता है जो जीवन व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो चलिए पहले रूढ़ शब्द को देखते हैं। पहला प्रकार बनावट के आधार पर, इसमें जो है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द होते हैं वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ का मतलब यहाँ होता है निर्धारित हो जाना। जैसे किसी शब्द किसी वस्तु के लिए ही वह निर्धारित हो जाते हैं तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, क्या है? घर, मकान, पेट, आदमी, सूरज, चांद, तारा, विद्यालय,
वृक्ष, सुबह। इन शब्दों को बोलने के बाद हमें हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है। उसके अलावा कहीं और जो हमारी कल्पना है वह नहीं जाती। तो ये शब्द क्या है, उसी वस्तु के लिए रूढ़ हो चुके हैं, निर्धारित हो चुके हैं कि अगर घर कहें तो घर ही दिमाग में आता है। मकान, मकान, पेट, आदमी, सूरज, चांद, तारा, विद्यालय, वृक्ष, सुबह इत्यादि, ये सभी शब्द उसी वस्तु के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं, समाज में बोलते बोलते उसी के लिए प्रचलित हो गए हैं, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद फिर आता है, दूसरा नंबर आता है यौगिक शब्दों का। यौगिक शब्द, ये यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो या उससे अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। योग का मतलब ही होता है जोड़, अर्थात जब दो शब्द मिलकर या उससे अधिक शब्द मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, और जैसे मैंने कहा कि राज धन कुमार, यहाँ पे दो शब्द मिलके एक अर्थ को बता रहे हैं। राजकुमार अर्थात राजा का लड़का, ये दोनों एक शब्द बन गए, दो शब्द मिल के एक शब्द बने, तो यहाँ राजकुमार जो है एक यौगिक शब्द है। जैसे न्यायप्रिय, इसमें भी न्याय और प्रिय मिले हुए हैं, तो यह भी एक यौगिक शब्द है। देशभक्ति, इसमें भी दो शब्द देश और भक्ति मिलके देशभक्ति शब्द बने हैं, एक यौगिक शब्द है। चलिए अब तीसरा देखते हैं, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द, जब दो शब्द, जो शब्द अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, मतलब ये योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो यौगिक शब्द के ही जैसे होते हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए। किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, लेकिन मिलने के बाद वो किसी वस्तु का विशेषण बन जाते हैं, विशेष अर्थ को बताते हैं या तो फिर विशेषण बन जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं, क्योंकि ये दोनों योग हुए, पहले तो मिले, इनका योग हुआ, उसके बाद वो उसके लिए प्रसिद्ध हो गए, निर्धारित हो गए। जैसे एक शब्द है दशानन, प्रचलित शब्द है दशानन। यह दशानन शब्द का अर्थ होता है 10 मुख वाला, 10 सिर वाला, लेकिन इस दशानन शब्द का प्रयोग अधिकतर रावण के लिए किया जाता है। तो यह क्या, दशानन शब्द रावण के लिए क्या हो चुका है? रूढ़ हो चुका है, तो यह योग रूढ़ शब्द हुआ। 10 धन आनन अर्थात 10 मुख,
तो दश और आनंद दो शब्द मिलने के बाद ये रावण को द्योतित कर रहे हैं। गजानन, गज धन आनंद। गज मतलब हाथी होता है, आनंद मतलब मुख, लेकिन ये दोनों मिलकर गणेश जी के लिए प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दशानन और गजानन क्या है, योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द के और उदाहरण हैं, जैसे कि नंदलाल। अब ये नंदलाल शब्द जो है नंद और लाल से मिलके बना है, लेकिन यह किसके लिए प्रयोग होता है, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। एक शब्द और है, जैसे कि हिमालय। यहाँ पर हिमालय शब्द भी दो शब्दों से मिलके बना है, हिम और आलय, लेकिन यह एक हमारे विशेष पर्वत के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम हिमालय नाम से ही जानते हैं। एक पर्वत के लिए प्रयोग होता है। चलिए इसके बाद हम शब्द के दूसरे आधार की तरफ चलते हैं, जिसका आधार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला तत्सम है, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी और पांचवा है संकर शब्द। तो यहाँ पे तत्सम शब्दों को देखते हैं। पहले तत्सम, तत्सम का मतलब होता है क्या, यह तत्सम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है तत् मतलब उसके, सम मतलब क्या होता है, समान। सम मतलब होता है समान। अब उसके का मतलब यहाँ संस्कृत शब्दों से है, संस्कृत शब्द से है, अर्थात संस्कृत के शब्दों के समान जो शब्द होते हैं वह तत्सम कहलाते हैं। यहाँ पे तत्सम शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब संस्कृत भाषा के जो शब्द उसके मूल रूप में ही, संस्कृत भाषा के शब्द मूल रूप में ही संस्कृत भाषा के शब्द जब उसके मूल रूप में ही हिंदी भाषा में उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम जैसे हो गया दुग्ध, घृत, अग्नि, मयूर, निद्रा इत्यादि। ये शब्द संस्कृत के शब्द हैं और इसे इसी रूप में ही जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है कुछ इस शब्द में, तद, तत्, भव। तद और भव। अब इसमें क्या हुआ, तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न।
अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न। तो यहाँ पे तद्भव शब्दों की परिभाषा क्या हो गई कि संस्कृत भाषा के शब्द जब क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द क्या होते हैं, रूप बदलकर या बिगड़कर। संस्कृत भाषा के शब्द जब रूप बदलकर या बिगड़कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने दुग्ध पढ़ा था, तो दुग्ध का हो गया दूध। इसके बाद फिर है घृत को कहते हैं घी, तद्भव शब्द। और अग्नि का तद्भव होगा आग। और इसी तरह से मयूर का होगा मोर, निद्रा का होगा नींद, और रात्रि का होगा रात। ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो कि रूप परिवर्तित होके बदल कर यह हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, तो यह तद्भव शब्द की श्रेणी में आएंगे। कुछ तद्भव और तत्सम शब्दों के उदाहरण चलिए देखते हैं। जैसे वत्स का तद्भव होगा बच्चा, बधिर का बहरा, काज का कार्य। थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं। कर्पूर का कपूर, स्वर्ण का सोना, काष्ठ का काठ, आम्र का आम, लाज का लज्जा। उसी तरह से होगा मिष्ट का मीठा, मुख का मुंह, मस्तक का तद्भव होगा माथा, सर्प का तद्भव होगा सांप, और फिर होगा शिर का तद्भव होगा सिर, ग्रीवा का अर्थ होगा गर्दन, कर्ण का अर्थ होगा कान, नख का अर्थ होगा नाखून, भगिनी का अर्थ होगा बहन, भ्राता का अर्थ होगा भाई, लौह तत्सम शब्द का होगा लोहा, गर्दभ का होगा गधा, दधि का होगा दही। इसी प्रकार से क्षीर शब्द का होगा खीर, अक्षी का तद्भव होगा आँख, क्षेत्र का तद्भव खेत, अग्र का आगे, कपोत का तद्भव कबूतर, सत्य का तद्भव सच, जिह्वा का तद्भव जीभ, दंत का तद्भव दांत, घोटक का तद्भव घोड़ा, अश्रु तत्सम का होगा तद्भव आंसू, प्रस्तर का तद्भव होगा पत्थर, कूप का तद्भव होगा कुआं। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आता है देशज शब्द। देशज अर्थात देश और ज का मतलब होता है उत्पन्न होना। अर्थात वे शब्द जो क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से उत्पन्न हुए वे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ हम देखते हैं। थैला
पगड़ी, थैला, पगड़ी, खाट, झुग्गी, खिड़की, धोती, खुरपा। ये शब्द जो है वो क्या है, सब देसी प्रभाव से, क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं वो कहलाएंगे देशज शब्द। खिचड़ी, रोड़ा इत्यादि शब्द क्या हो गए, ये सब देशज शब्द हुए हैं, हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं। इसमें अलावा कुछ और शब्द भी हैं, जैसे रोटी, लोटा, झोला, थप्पड़, झाड़ू, डिबिया, ये सभी क्या है, देशज शब्द हैं। चलिए फिर चौथे नंबर पे आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो विदेशों की भाषा है वह क्या, जो विदेशों की भाषा है वह क्या होती है, विदेशी भाषा कहलाती है। विदेशों की भाषा अर्थात दूसरे देशों की भाषा। इसके अंतर्गत अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली बहुत से भाषाएं आते हैं जो कि विदेशी भाषाओं के अंतर्गत होते हैं। तो ये विदेशी भाषाएं हिंदी भाषा में क्यों प्रयोग की जाने लगी? भारत में समय समय पर विभिन्न विदेशी लोग आए जो अपने साथ अपने देश की भाषाएं भी लाए। विदेशी लोगों के प्रभाव से हिंदी के शब्द भंडार में अनेक विदेशी भाषाओं की बढ़ोतरी हो गई। अर्थात जब समय समय पर विदेशी लोग आते गए, उन्होंने अपनी भाषा को हिंदी में मिलाया और हिंदी की भाषा को उन्होंने कुछ शब्दों को स्वीकार कर लिया, कुछ शब्द हिंदी में मिलते चले गए और तथा उनका प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाने लगा हिंदी में। तो ये शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और जो कि विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम विदेशी के अलावा आगत शब्द भी कहते हैं। आगत अर्थात आकर हिंदी में मिल जाने वाले को आगत कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ शब्द आए हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे अंग्रेजी में कंप्यूटर, डॉक्टर, टिकट, पेंसिल, पेन, क्रिकेट, रेडियो, टाई, कार, क्रीम, इंजीनियर, ट्रक, बजट, इंजन, फोटो, कैमरा, टेलीफोन, सर्कस, ये शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं जो कि हिंदी में प्रयोग होते हैं। उसके बाद फिर है दूसरी विदेशी भाषा अरबी। अरबी में इनाम, पर्दा, जहाज, तारीख, ताकत, कीमत, इलाज, हवालात, अक्ल, मतलब, शादी, कसम, ये सारे शब्द जो हैं हिंदी में प्रयोग होने वाले हैं, लेकिन ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तीसरी विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं हफ्ता, जवान, दरोगा, आवारा, जहर, मुफ्त, आराम, खूबसूरत, बाजार, शरबत। ये सारे शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, लेकिन ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तुर्की शब्दों में आते हैं तुर्की भाषा के शब्दों के अंतर्गत आते हैं बेगम, बारूद, चिक, कैंची, कुर्ता, गलीचा,
गनीमत, चाकू। ये शब्द हिंदी में तुर्की भाषा से लिए गए हैं। पुर्तगाली शब्दों में आते हैं कमीज, साबुन, बरामदा, फालतू, फीता, तौलिया, गमला, गोदाम, बाल्टी इत्यादि। ये सारे शब्द पुर्तगाली भाषा के हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं कार्टून, काजू, कारतूस, कूपन, कर्फ्यू। ये सारे फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। चीनी भाषा से कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे चाय, तूफान, पटाखा, लीची, चीकू। ये सारे शब्द हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे हिंदी भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये विदेशी भाषा से लिए गए शब्द हैं। 5वां है फिर हमारा संकर शब्द। ये संकर शब्द क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। संकर, जब दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बने, क्या क्या? दो भाषाएं, दो भाषा के शब्दों के मेल से जब कोई शब्द बनता है तो वह क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, पान, धन, दान। तो यहाँ पे पान और दान मिल के बने पान दान। चलिए कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे पान दान है। पान हिंदी का शब्द है, दान फारसी का शब्द है, दोनों मिलके बने पान दान। घड़ी हिंदी शब्द है और साज अरबी शब्द से बना शब्द घड़ी साज। लाठी हिंदी शब्द और चार्ज अंग्रेजी है तो लाठी चार्ज शब्द बना। सील अंग्रेजी शब्द है, बंद फारसी शब्द है तो हो गया शील बंद। वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी है तो दोनों मिलके बने वर्ष गांठ। मांग हिंदी शब्द है, पत्र संस्कृत शब्द है, दोनों मिलके बनेंगे मांग पत्र। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी है तो बन के मिल के बना रेलगाड़ी। तहसील अरबी शब्द है, दार फारसी शब्द है, हो गया दोनों के मिलके तहसीलदार। छाया हिंदी शब्द है, दार फारसी है, दोनों हिंदी और फारसी के शब्द मिलके छायादार शब्द बने। टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है, दोनों मिलके बन गए टिकट घर। जेल अंग्रेजी शब्द है, खाना फारसी शब्द है, दोनों मिलके बन गए जेल खाना। क्या बन गए? जेल खाना। तो ये जो सारे शब्द हैं दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले, ये कहलाते हैं हमारे संकर शब्द। इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के कितने भेद होते हैं, यह आपका तीसरा आधार है। इसके अंतर्गत शब्दों के 6 भेद होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, तीसरा है विपरीतार्थी या विलोम शब्द, चौथा है अनेकार्थी शब्द, पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर आपका छठवां है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इसमें क्या है? एकार्थी शब्द कुछ ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मित्र,
घर, पुस्तक, एक अर्थी शब्द एक तरह से रूढ़ शब्द के भी हो सकते हैं, जो कि किसी एक ही वस्तु के लिए होते हैं या किसी दूसरी वस्तु के लिए नहीं होते। गंगा, गमला, ये सारे शब्द क्या हैं? एकार्थी शब्द होते हैं। उसके बाद फिर आता है दूसरे नंबर पे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द समान अर्थ को बताने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जो एक जैसे अर्थ को बताए वह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे एक शब्द मैंने ले लिया हवा। हवा, कई और शब्द ऐसे भी हैं जो कि हवा के अर्थ को बताते हैं। जैसे हो गया पवन, समीर, वायु, अनिल, ये सारे क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। जैसे एक शब्द मैंने ले लिया धरती। धरती अर्थ को बताने के लिए धरा शब्द भी होता है, वसुंधरा शब्द भी होता है और भूमि शब्द भी होता है, वसुधा शब्द भी होता है। ये सारे शब्द धरती अर्थ को बताते हैं, मतलब ये सभी शब्द मिलके एक समान अर्थ को बताने वाले हैं। इसके बाद फिर आता है तीसरे नंबर पे अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। तीसरे नंबर पे आता है हमारा विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी या ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले होते हैं। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाला उसका विपरीतार्थी शब्द होता है या विलोम शब्द होता है। जैसे सुख, सुख का उल्टा अर्थ बताने वाला क्या होगा? दुख। आशा, आशा का क्या हो गया? निराशा। विष का हो गया अमृत। और वरदान शब्द का हो गया अभिशाप। तो ये सभी शब्द जो हैं मिलकर एक दूसरे के उल्टे अर्थ को बताने वाले हैं, तो ये क्या हो गए? विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाएंगे। इसके बाद फिर आता है अनेकार्थी शब्द। चौथे नंबर पर क्या है? अनेकार्थी शब्द। एक ऐसे शब्द जो कि कई अर्थ को बताने वाले हैं, अनेक अर्थों को बताने वाले होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेक अर्थ बताने वाले, एक या एक से अधिक अर्थ बताएं। जैसे एक शब्द मैंने ले लिया पत्र। यहाँ पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, और पत्र का मतलब पत्ता भी हो सकता है। मतलब पत्र कहने से पत्ते का भी ध्यान होगा और चिट्ठी का भी। अर्थ, अर्थ कहे तो यह शब्द का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ भी हो सकता है और इसका अर्थ प्रयोजन भी होता है। प्रयोजन, उद्देश्य। तो यहाँ हमने देखा कि पत्र और
अर्थ ये दो क्या हैं, कई अर्थ को बताने वाले हैं। अनेक अर्थों को तो यह अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब अनेक शब्द मिलकर किसी एक अर्थ को बताए तो वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। जैसे जो साथ पढ़ता हो, उसे हम क्या कहेंगे? साथ पढ़ने वाले को कहेंगे सहपाठी। अर्थात यहाँ जो साथ पढ़ता हो सब मिलकर एक शब्द बन गया, एक शब्द उसकी जगह पर प्रयोग हुआ, सहपाठी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? मासिक कहलाता है। और जो बहुत बोलता हो उसे हम क्या कहते हैं? वाचाल। तो ये सभी क्या हो गए? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए। इसके बाद फिर आता है 6वें नंबर पर श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिसम, श्रुतिसम का मतलब होता है जो सुनने में क्या होते हैं? समान हो। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो उसे हम श्रुतिसम कहते हैं। लेकिन इसका आगे भी क्या है? भिन्नार्थक, अलग अर्थ वाला। अलग अर्थ वाला अर्थात सुनने में तो एक जैसे लगे लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हों, ऐसे शब्द। जैसे हो गया, एक शब्द होता है दिन, इसी के जैसा ही उच्चारित होने वाला दूसरा शब्द है दीन। क्या है? दीन। दिन और दीन, यहाँ दोनों के अर्थ सुनने में दोनों एक जैसे हैं, श्रुतिसम है, लेकिन भिन्नार्थक है, अलग अलग अर्थों वाले हैं। जैसे दिन का होगा दिवस, अर्थात जो दिन जब सूर्य निकलता है तो वह क्या होगा? दिवस होगा। लेकिन दीन का मतलब क्या होता है? दरिद्र, अर्थात गरीब। इसी तरह से अवधि, और अवधि, ये दो शब्द हो गए। यहाँ पे अवधि एक प्रकार की भाषा है और यहाँ पर अवधि का मतलब समय होता है। तो ये दोनों शब्द जो हमने उदाहरण में दिए यह श्रुतिसम है लेकिन भिन्न अर्थक है, भिन्न अर्थ को बताने वाले हैं। इसके बाद फिर भाषा के विभाजन का हमारा जो चौथा आधार होता है वह है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर दो शब्द होते हैं, एक तो विकारी होता है और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी शब्द, तो चलिए यहाँ देखते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। जब परिवर्तित होता है, यहाँ पर विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार से मतलब है परिवर्तन से। तो इसकी परिभाषा होगी कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के प्रभाव में आने के बाद बदल जाएं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर बदल जाए वाक्य में। वाक्य शब्दों का बदलाव होता कहाँ है? वाक्य में होता है। तो वाक्य में जब लिंग, वचन और कारक के काल के आधार पर जो शब्द बदल जाते हैं उसे हम
विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पे विकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का हम अगली कक्षा में, अगली वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आगे चलते हैं। विकारी शब्द के बाद नंबर 2 पे आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होते हैं 5 प्रकार के। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। इन शब्दों को भी हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरी क्लास में। और एक होता है आपका जो 5वां आधार है शब्दों के विभाजन का, शब्दों के वर्गीकरण का, वह है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग मतलब जब हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, तो वह होते हैं 2 प्रकार के, जिसमें पहला है सामान्य शब्द, दूसरा है तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में रोज प्रतिदिन प्रयोग होने वाले बोलचाल के शब्दों को हम सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, रोटी, किताब, कमरा, नदी, सूरज, पानी इत्यादि। दूसरा होता है तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो जीवन के विभिन्न व्यवसायों से होते हैं। क्या होते हैं? व्यवसाय। मनुष्य को जीवन अर्जन के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, अर्थ के लिए वह व्यवसाय करता है, और व्यवसायों में प्रयोग होने वाले व्यवसाय एवं विज्ञान में प्रयोग होने वाले शब्दों को हम तकनीकी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तकनीकी शब्द। जैसे उदाहरण में हम कहते हैं कंप्यूटर, नेट, फैक्स, मुकदमा, अपील। इसके अलावा और भी शब्द हैं जैसे केस, घर्षण, घनत्व, रसायन, सचिव, घनिष्ठ, वरिष्ठ इत्यादि शब्द तकनीकी शब्द के अंतर्गत आते हैं, जिसका हम व्यवसायों और विज्ञान में प्रयोग करते हैं। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार शब्दों के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा अच्छे से। जो कुछ टॉपिक रह गए हैं वो अगली वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसे ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, और आपके लिए यह उपयोगी है तो, और इसमें कुछ कमियां हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।